वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद सीरीज थर्ड के क्वेश्चन है ये। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो विलेज हेल्थ गाइड में इंक्लूडेड होते हैं। विलेज, पहली बात तो विलेज हेल्थ गाइड क्या होता है। विलेज हेल्थ गाइड इज़ अ पर्सन विच एप्टीट्यूड फॉर सोशल सर्विस एंड इज़ नॉट फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब। तो एक्चुअली विलेज हेल्थ गाइड वो गाइड होते हैं जो कि एक सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं होती है, बस एक हेल्थ केयर में सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब उनके फंक्शन में क्या क्या इंक्लूडेड है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, बी इन्वायरमेंटल क्लीननेस, सी प्रोवाइडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि मैंने बताया कि एक ये वो इंसान जो कि एक सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करता है और एक हेल्थ गाइड भी देता है, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज भी फंक्शन में इंक्लूडेड होगा, इन्वायरमेंटल क्लीननेस भी होगा और सारे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ मतलब होता है माँ को और बच्चे को एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ यूजली प्रैक्टिस्ड इन। प्राइमरी हेल्थ केयर कहाँ प्रैक्टिस होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब होता है कि एक ऐसा हेल्थ केयर जो कि एक्सेप्टेबल है और एक एसेंशियल हेल्थ केयर। मतलब प्राइमरी मतलब ही होता है एसेंशियल, पहले। तो जो हम सबसे पहला एक एक्सेसिबल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं किसी को भी। अभी इसमें यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखेंगे, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड एनजीओ। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड एनजीओज में होता है प्रैक्टिस, या फिर ऑप्शन बी कम्युनिटी एंड अक्यूट केयर क्लिनिक्स, क्या अक्यूट केयर क्लिनिक्स में होता है। ऑप्शन सी ओरिजिनल हेल्थ सर्विस एंड एनजीओज में होता है, या फिर ऑप्शन डी हेल्थ एजुकेशन यूनिट। तो मैंने पहले भी बताया कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक हु डिफाइन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें एसेंशियल हेल्थ केयर आता है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड एनजीओज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन। प्राइमरी हेल्थ केयर, अभी मैंने बताया प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि व्हाट इज एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या एग्जाम्पल है। ऑप्शन से देखते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर क्लिनिक, या फिर एबओरिजिनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी आउट पेशेंट क्लिनिक फॉर स्पेसिफिक डिजीज प्रोसेस, और डी एज्ड केयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ऑप्शन है नर्स प्रैक्टिशनर क्लिनिक। ये एग्जाम्पल नहीं है, जो नर्स अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं आता। बी ए बी ओरिजिनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि एक कम्युनिटी होती है जो कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है। ऑप्शन सी दिया है आउट पेशेंट क्लिनिक। आउट पेशेंट मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बाहर जाके अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराते हैं। आउट पेशेंट क्लिनिक फॉर स्पेसिफिक डिजीज प्रोसेस, ये भी हेल्थ केयर में नहीं आता है। और डी एज्ड केयर, हेल्थ केयर में हर टाइप के केयर आते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में हर टाइप के केयर आते हैं, सिर्फ एज्ड केयर सर्विस नहीं होती उसमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है बी, ए बी ओरिजिनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर में ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पूरी एक ऐसी कम्युनिटी जो हेल्थ को कंट्रोल करती है, एक ऐसा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is full form of DRAG in medical first aid? What is the full form of DRAB? DRAB मेडिकल फर्स्ट एड में अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि DRAB क्या होता है। तो DRAB हम मेडिकल फर्स्ट एड में यूज़ करते हैं। ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम सबसे पहले पेशेंट को चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या एक सीक्वेंस परफॉर्म होता है फर्स्ट एड देने में, या पहले फर्स्ट एड के पहले या फर्स्ट एड देने के टाइम। ये फुल फॉर्म देखेंगे क्योंकि इसमें इंक्लूडेड होता है डेंजर, रिस्पॉन्स,
एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो अब ऑप्शन से मिलाएंगे कि DRAB का फुल फॉर्म होगा डेंजर। हम पहले डेंजर से देखेंगे कहाँ पे उसको डेंजर डेंजर मतलब किस जगह पे उसको डेंजर है। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए डेंजर तो नहीं है उसके बॉडी के लिए। उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर उसका एयरवे, क्या वो सांस ले पा रहा है, क्या वो बात कर पा रहा है, और ब्रीदिंग, क्या वो सांस ले रहा है, उसका चेस्ट कंप्रेस और एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम ये सारे मेडिकल फर्स्ट एड में चेक करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डेंजर रिस्पॉन्स एयरवेज एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन बी डेंजर रिएक्ट एयरवे एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन सी ड्रैग रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन डी ड्रैग रिएक्ट अटैक एंड ब्रीदिंग। क्योंकि मैंने बताया कि DRAB एक ऐसा मेडिकल टर्म है जो कि हम फर्स्ट एड में पहले ही यूज़ करेंगे। तो मैंने बताया था डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अ प्रियोरिटी गोल ऑफ इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सीवियरली मेंटल इल पेशेंट। इसमें पूछ रहा है कि हमारी प्रियोरिटी गोल क्या हो सकती है अगर कोई सबसे पहले सीवियरली मेंटल इल है, अगर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है किसी पेशेंट को, तो हमारा प्रियोरिटी गोल क्या हो सकता है, हमारा पहला गोल क्या हो सकता है उस पेशेंट के लिए। अब प्रियोरिटी गोल ऑफ इनवॉलेंट्री हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सीवियरली मेंटल इल पेशेंट, तो बेसिकली ये वही प्रियोरिटी ना जो हम ऑटोमेटिक परफॉर्म करते हैं हॉस्पिटल में। जो भी कोई भी सीवियर पेशेंट आया है उसके लिए प्रायोरिटी क्या हो सकती है। ऑप्शन ए रीओरिएंटेशन टू रियलिटी, ऑप्शन बी एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म टू सेल्फ और अदर्स, ऑप्शन डी रिटर्न टू इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। तो ऑप्शन को एक बार और देखेंगे। रीओरिएंटेशन टू रियलिटी, ऑप्शन ए, क्या अगर हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हम उसका पहले का चीज़ जानेंगे, पहले पहले क्या हुआ था वो पूछेंगे। ऑप्शन ए में ये है। ऑप्शन बी में एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम, क्या हम तभी सिम्टम्स जो हैं उसको एलिमिनेट करने लग जाएंगे, क्या हम जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी डिजीज़ के, क्या हम उसको एलिमिनेट करेंगे। या ऑप्शन सी प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म टू सेल्फ और अदर्स, क्या हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद को हार्म ना कर पाए या किसी और को भी हार्म ना करे। ऑप्शन डी रिटर्न टू इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, क्या वो अपने किसी भी मतलब चोट लगने के बाद वापस से चला जाए अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंडिपेंडेंटली, अपने से सारा अपना काम धाम कर सके। तो क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे गोल्स हैं जो कि करेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रियोरिटी पूछा है, सबसे पहला गोल क्या हो सकता है, तो हमें सबसे पहला गोल यही है कि हम उसको पहली बात तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे ना, अगर वो किसी भी सीवियरली इल पेशेंट है हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इल है। अब कोई और पेशेंट हो, ट्रॉमेटिक पेशेंट हो, तो उसके लिए हम कोई और चीज़ें जैसे बहुत सी चीज़ें आती है हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद। क्योंकि हम यहाँ पे मेंटल इल पेशेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, या फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है। इस वजह से हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो खुद को भी हार्म ना कर पाए और दूसरों को भी वो हार्म ना कर पाए, ताकि वो किसी को भी मतलब अपने आप को तो डेंजर में ले ही आएगा, अपने आप को भी ना ले आ पाए और दूसरे को भी डेंजर में ना नुकसान ना पहुंचा पाए। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म टू सेल्फ एंड अदर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म टू सेल्फ और अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस। अब ये सबको पता है घरों से जितने भी वेस्ट वाटर हैं, गंदा पानी, वो कहाँ जाता है। ऑप्शन ए सीवेज, बी स्लज, सी स्लिट और डी नन ऑफ दिस। तो हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल सारे ही वेस्ट सीवेज में जाते हैं, स्लज में नहीं जाते। सबसे पहला उसका घर से निकलने के बाद वो सीवेज में ही जाते हैं।
तो ऑप्शन 6 का करेक्ट ऑप्शन है सीवेज, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सीवेज, ऑब्वियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑन 2 अक्टूबर 2014 अ स्वच्छ भारत रन इन न्यू दिल्ली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत जाना माना है, क्योंकि पहली बार इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को। तो वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो राजघाट में ऑर्गेनाइज हुआ था? क्या वो ऑप्शन ए में राजघाट है, ऑप्शन बी इस प्रगति मैदान, क्या वो प्रगति मैदान में हुआ था, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन में हुआ था, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्योंकि वो न्यू दिल्ली में हुआ है तो ज़रूर नहीं है कि वो राष्ट्रपति भवन में हो। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था वो एक मैदान में हुआ था, और वो मैदान दिया है प्रगति मैदान, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रगति मैदान। ये तो बहुत ही इजी जनरल नॉलेज है जो कि सबको याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर? अब पहली बात तो ये जानेंगे कि गॉल ब्लैडर क्या होता है। गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म में काम करता है। उसका काम ही फैट मेटाबॉलिज्म में होता है। कब? या फिर नॉर्मल जब लिवर अपने सारे ही सिक्रीशन को गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर लिवर के सेक्रीशंस को अपने पास स्टोर रख लेता है। तो वहाँ पे वो कंसंट्रेशन होने के लिए जो सिक्रीशंस होते हैं, बिलिरुबिन हो गए, बिलिरुबिन या फिर जितने भी सेक्रीशंस होते हैं लिवर के, वो सारे गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होने के लिए जाते हैं। तो अब जब वो कॉन्सेंट्रेट होने के लिए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कॉज कर देता है स्टोन गॉल ब्लैडर में। तो अब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कोल्यूलिथेसिस, ऑप्शन बी कोलिसिस्टेसिस, ऑप्शन सी कैलकुलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए है कोल्यूलिथेसिस, ये मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर में जब भी वो जो डिपोजिशन होता है वो हार्ड हो जाता है, वो एक स्टोन का रूप ले लेता है, तो वो गॉल ब्लैडर में स्टोन कॉज कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? कोल्यूलिथेसिस। कोल्यूलिथेसिस में ही क्या होता है, एक कोल्यूलिथेसिस में बेसिकली फ्लूइड भर जाता है गॉल ब्लैडर में और जो कि हार्ड हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। कोल्यूलिथेसिस उसको कहते हैं। कोलिसिस्टेसिस ये बेसिकली सिस्ट को बोला जाता है। कहीं पे भी कोल्यूलिथेसिस जब सिस्ट बन जाता है बॉडी में हमारे, उसको बोलेंगे। या फिर कह सकते हैं कि कोलिसिस्टेसिस मतलब सिस्ट बनने के बाद जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है गॉल ब्लैडर में, या फिर सिस्ट बनने के पहले भी। सिस्टेसिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो उससे हम समझेंगे। कोलिसिस्टेसिस मतलब इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको कहते हैं कोलिसिस्टेसिस। और सी इज कैलकुलाई मतलब पत्थर। कैलकुलाई बेसिकली रीनल कैलकुलाई होती है जो कि किडनी में होती है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ए, कोल्यूलिथेसिस, क्योंकि एक हार्ड सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है गॉल ब्लैडर में जो कि स्टोन क्रिएट कर देता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द चीफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिट्यूसिस इज। तो पेरिट्यूसिस एक टाइप का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, आप ये कह सकते हैं। पेरिट्यूसिस जब कभी भी इन्फ्लेमेशन या फिर एयरवेज में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ भी रेस्पिरेटरी वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कहते हैं पेरिट्यूसिस। तो चीफ कंप्लेन क्या होता है?
ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, पहले मैंने बताया, तो उस हिसाब से देखेंगे। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या है? मतलब ब्रोंकाइटिस ये ऐसे टाइप का कंडीशन है जो कि हमारे एयरवेज में हो जाता है, जिससे हम सांस लेते हैं, कहते हैं विंड पाइप, उसमें हो जाता है, ट्रैकिया में हो जाता है इसे, या फिर ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंक्यूल ट्यूब स्टार्ट होते हैं उसमें हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई भी एंटीजन्स अटैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोटेक्शन हो जाता है और कफिंग होती है, खांसी आती है। तो ब्रोंकाइटिस में जो हमारा एयरवेज है, मतलब ब्रोंकियल ट्यूबल्स वगैरह, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें दिक्कत आती है, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन होने लग जाता है और म्यूकस जम जाता है, जिसकी वजह से खांसी आती है। ब्रोंकाइटिस ये है। अब बी क्या है? ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया क्या है? निमोनिया बेसिकली इन्फ्लेमेशन इन लंग्स होता है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंको निमोनिया में जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है या फिर ब्रोंकाई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जो हमारे लंग्स में ट्रैकिया के बाद जितने भी ट्यूबल्स होते हैं उसमें ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एक ब्रोंकाई होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन आता है, उसको कहते हैं ब्रोंको निमोनिया। सी क्या है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाइसिस्टेसिस। ब्रोंकाइटिस पढ़ा है हमने, ब्रोंको निमोनिया पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रोंकोसिस्टेसिस। ब्रोंकाइसिस्टेसिस इज ये एक टाइप का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये हमारा जो एयरवेज होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है लंग्स के बाहर, लंग्स के ऊपर, उसमें एक टाइप का म्यूकस भर जाता है, बहुत ज़्यादा ही अपर पोजीशन पे म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफिंग होती है। ये बेसिकली कब होता है? जब बहुत इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, तब होता है। तो तीनों मैंने बताया, तीनों ही एक टाइप का रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बताया पर्ट्यूसिस इज द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, क्या ब्रोंकाइटिस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट नहीं है? है। तो ऑप्शन ए भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से होता है जो बीमारी है, या फिर ऑप्शन बी भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से ही होता है, ऑप्शन सी भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से ही होता है। तो द चीफ कॉम्प्लिकेशंस, ये जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पर्ट्यूसिस में, ये तीनों ही हैं, तीनों में ही है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, which procedure is performed in order to prevent an abortion in case of cervical incompetence? Which procedure is provided in order to prevent an abortion? कौन से प्रोसीजर के अंडर आता है अबॉर्शन परफॉर्म करना जिसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो, सॉरी सर्विकल इनकॉम्पिटेंस इन केस ऑफ सर्विकल इनकॉम। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करेंगे जब अबॉर्शन होगा, किस केस में? सर्विकल इनकॉम्पिटेंस। तो सर्विकल इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है जो सर्विक्स होता है विजाइना के पास, पहले सर्विक्स होता है फिर विजाइना होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अबॉर्शन कब होता है? अबॉर्शन जब भी कोई भी एनॉमली हो जाती है या फिर दिक्कत हो जाती है बॉडी में, उस बच्चे को, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको अबॉर्ट कराना पड़ता है। तो क्योंकि इसमें केस दिया है सर्विक्स में, सर्विकल इनकॉम्पिटेंस कह सकते हैं इसको। अब सर्विकल इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सर्विक्स में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बेबी होल्ड नहीं हो पाता। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज सर्कुलेज, ऑप्शन बी इज मेट्रोप्लास्टिस्ट, ऑप्शन सी इज इंडक्शन, ऑप्शन डी इज कॉल्पोटोमी। ऑप्शन ए क्या दिया है? सर्कुलेज, ऑप्शन बी इज मेट्रोप्लास्टी। सो सर्कुलेज क्या होता है? एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें सर्विक्स को हम सिल देते हैं, स्टिचिंग ऑफ सर्विक्स होती है, सर्कुलेज में स्टिचिंग ऑफ सर्विक्स होती है।
मेट्रोप्लास्टी में ये एक टाइप का सर्जरी है जो कि यूट्रस, ये परफॉर्म तब करते हैं अबॉर्शन के केस में जब बेबी जो फीटस है उसको कंजेनाइटल एनॉमलीज होती है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है यूट्रस में, या फिर बाइफर्केशन हो जाता है यूट्रस में, बेबी होल्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम मेट्रोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं। और इंडक्शन क्या है? इंडक्शन इज नथिंग, एक इनिशियल स्टेज है एनेस्थीसिया देने के बाद। कॉल्पोटोमी, कॉल्पोटोमी भी एक सर्जिकल इंसिजन है जो कि वेजाइना के वॉल पे करते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया कि सर्विक्स में जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसीजर सर्विक्स के थ्रू अबॉर्शन इन केस ऑफ सर्विकल इनकॉम्पेटेंसी, तो सर्विकल इनकॉम्पेटेंसी में हम जो भी अबॉर्शन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए ऑप्शन ए सर्किलेज। सर्किलेज मैंने बताया ये सर्विक्स में ही होता है। सर्किलेज सी से ही देख सकते हैं, सर्किलेज सी से सर्किलेज, सी से सर्विक्स। मतलब ये ट्रीटमेंट तब इन्वॉल्व होता है जब सर्विक्स में सर्विक्स क्लोज रहता है, तो अबॉर्शन के टाइम सर्विक्स में प्रॉब्लम रहती है, सर्विक्स क्लोज रहता है तो अबॉर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से उसको टेम्परली क्लोज किया जाता है सर्किलेज। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ए सर्किलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ न्यूबॉर्न्स फेमिलियर टू पास, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम है। अ न्यूबॉर्न्स फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग? द न्यूबॉर्न्स फेलियर, अब पहले तो हम इसमें देखेंगे मेकोनियम क्या होता है। मेकोनियम एक सब्सटेंस है जो कि एक फीसेस है। फीसेस मतलब जो कि एक्सक्रीट करते हैं बच्चे हमारे, जब भी पेशेंट के जो बच्चे होते हैं वो एक न्यू नेटल बच्चे, एक न्यू बॉर्न इन्फेंट जो कि फीसेस, उनका पहला फीसेस जो फॉर्म होता है वो डार्क कलर का होता है। तो अब वो जो इसमें दिया है कि न्यू बॉर्न्स फेलियर, वो जो हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न की, वो तो पास ही नहीं कर रहा मेकोनियम। 24 आवर में पास करना बहुत ज़रूरी है। मेकोनियम मैंने बताया ये एक डार्क ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि कह सकते हैं कि जो पहला फीसेस, पहला एक्सक्रीशन पास करता है इन न्यू बॉर्न इन्फेंट, उसी को कहते हैं मेकोनियम। सो मेकोनियम, ये जो न्यू बॉर्न फेलियर है 24 आवर के अंदर अगर फेल हो जा रहा है एक न्यू बॉर्न मेकोनियम पास करने में, एक डार्क सब्सटेंस पास करने में, तो वो कौन से डिजीज के अंदर आता है? ऑप्शन ए बी सी डी, हमें उसमें से देखना है कौन से डिजीज में आता है। ऑप्शन ए देखेंगे हिट्सकैस्प्रिंग डिजीज, ऑप्शन बी इज सेलियाक डिजीज, ऑप्शन सी इज इंट्यूसेप्शंस, एंड ऑप्शन डी इज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। सो हिट्सकैस्प्रिंग डिजीज़ जो होती है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है स्टूल को पास करने में। स्टूल वही जो मैंने बताया, फीसिस, एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो हिट्सकैस्प्रिंग ये एक टाइप की ऐसी डिजीज़ है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है स्टूल पास करने में। अब ये सीलियाक डिजीज़ क्या है? सीलियाक डिजीज़ तो एक बहुत रेयरली फाउंड होता है। ये तो एक टाइप का इम्यून रिएक्शन है, ये हमारा इम्यून सिस्टम ही डेवलप करता है सीलियाक डिजीज़ को, तो ये ऑप्शन में तो आता ही नहीं है। ऑप्शन सी को देखेंगे अगर, इंट्यूसेप्शंस, तो ये एक टाइप का सीरियस कंडीशन है। इंटेस्टाइन जब स्लाइड हो जाती है, हमारा जो न्यू बॉर्न में इंटेस्टाइन होती है वो नीचे स्लाइड हो जाती है, तो उसको कहते हैं इंट्यूसेप्शंस। और ऑप्शन डी इज एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूल पास करने में दिक्कत है, मतलब फीसेस, एक्सक्रीटरी मटेरियल पास करने में दिक्कत आ रही है। 24 घंटे के अंदर एक न्यू बॉर्न जो है मेकोनियम पास नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रॉब्लम अपने डाइजेशन में ही, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होगी। तो मैंने पहले बताया ऑप्शन ए जो दिया हुआ है हिट्सकैस्प्रिंग डिजीज जो होती है
इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में डिफिकल्टी कॉज होती है स्टूल को पास होने में। जो स्टूल होता है मतलब जो एक्सक्रीटरी हो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में से पास नहीं हो पाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो इस डिजीज के कारण ही आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ए, हिरस्केस्प्रुंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ डॉक्टर हु हैज स्पेशलाइज्ड इन ब्रेन एंड नर्व्स इज कॉल्ड। ऐसा डॉक्टर जो कि ब्रेन और नर्व्स में स्पेशलाइजेशन लिया है। ऑप्शन ए ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑप्शन बी इज फिजिशियन, ऑप्शन सी इज न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन डी इज पैथोलॉजिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट मतलब जो ऑर्थोपेडिक्स में होते हैं, जो कि हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं। ऑप्शन बी इज फिजिशियन, जो नॉर्मल फिजिशियन होते हैं डॉक्टर। ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि ब्रेन और नर्व्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं। और ऑप्शन डी इज पैथोलॉजिस्ट, जो कि पैथोलॉजी में करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्रेन और नर्व में स्पेशलाइजेशन करता है, तो मैंने उस हिसाब से बताया इसके लिए ऑप्शन होगा न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि ऐसे डॉक्टर जो नर्व्स और ब्रेन में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, there are doctors who perform surgeries, they are known as। अब ये क्वेश्चन भी ये सबको पता है कि सर्जरी कौन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए सर्जन, ऑप्शन बी पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी फिजिशियन, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजिस्ट। सर्जन्स जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ऑप्शन बी पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन करते हैं। और फिजिशियन जो कि नॉर्मल मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सर्जरी नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हार्ट सर्जन हो, हार्ट स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है देयर आर डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरीज, कौन सर्जरी परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए सर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए है सर्जन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? तो पहली बात हम जानेंगे हाइपोथर्मिया होता क्या है। जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी खुद से थर्मो रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, पर अगर हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया, और वो प्रॉब्लम कॉज करता है। तो उसके सिम्टम, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथर्मिया? ऑप्शन ए वार्म एंड स्वेटी, ऑप्शन बी कोल्ड एंड स्वेटी, ऑप्शन सी कोल्ड टायर्ड शिवरिंग इन एक्टिंग एबनॉर्मली, ऑप्शन डी जस्ट वेरी स्वेटी। मतलब जब हाइपोथर्मिया है तो मैंने बताया डिक्रीज इन बॉडी, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो हमें ठंड लगेगी, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी एक्चुअली, हम कांपने लग जाएंगे। तो ऑप्शन ए वार्म एंड स्वेटी, क्या वो गर्म और पसीने वाला हो जाएगा? नहीं, ये सिम्टम है ही नहीं। ऑप्शन बी कोल्ड एंड स्वेटी, ये सिम्टम कोल्ड तो होगा लेकिन स्वेटी नहीं होगा, तो ये सिम्टम भी नहीं है। ऑप्शन सी कोल्ड टायर्ड शिवरिंग एंड एक्टिंग एबनॉर्मली। तो ऑप्शन सी में इसका सिम्टम दिया है कोल्ड फील हो रहा है, टायर्ड है, क्योंकि हम जब भी हमें ठंड लगती है तो हम टायर्ड हो जाते हैं। शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, और एक एबनॉर्मल एक्ट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बॉडी में टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है तो बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऑप्शन डी जस्ट वेरी स्वेटी, तो ये तो अब सिर्फ स्वेटी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन मैंने बताया उस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज सी, कोल्ड टायर्ड शिवरिंग एंड एक्टिंग एबनॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, डैश केयर फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंस। उस केयर को हम क्या बोलते हैं जो चिल्ड्रन को मतलब उसके जन्म से लेके एडोलेसेंस एज, एडोलेसेंस एज जो होती है वो टीनेज एज होती है। अडल्ट के पहले वाली जो स्टेज होती है उसको कहते हैं एडोलेसेंस। तो मतलब पैदा होने के साथ से लेके एडोलेसेंस तक जो केयर प्रोवाइड करते हैं उस केयर को क्या बोलते हैं? तो ओटी नर्स, ओटी नर्स ऑप्शन ए है ओटी नर्स, जो ऑपरेशन थिएटर में नर्सेज हेल्प प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती हैं। ऑप्शन बी स्टाफ नर्स, जो कि नॉर्मल स्टाफ नर्स होती हैं। ऑप्शन सी होम नर्स,
होम नर्स होम जाके प्रोवाइड करती हैं नर्सिंग, और ऑप्शन डी इज पीडियाट्रिक नर्स। तो क्योंकि मैंने बोला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी नर्स होती हैं जो कि केयर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। तो डी मैंने बताया कि पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक नर्स मतलब जो बच्चों वाली नर्स होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही केयर प्रोवाइड करेंगी बच्चों को और एडोलेसेंस एज तक। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है डी पीडियाट्रिक नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द डैश हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फूड सर्विस टू द क्लाइंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द डैश हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फूड सर्विस, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सर्विस के लिए। जो भी क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, उनके डाइट में जो भी एक पेशेंट है, अगर उनको उनके डाइट में जो भी रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन की, और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है खाने के लिए, वो किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ये फूड सर्विस प्रोवाइड करना। ऑप्शन ए इज़ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तो जो स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड वो वाले डिपार्टमेंट होते हैं। पैथोलॉजी जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो पैथो लैब्स के होते हैं। ऑप्शन सी इज एडमिटिंग डिपार्टमेंट। एडमिटिंग मतलब जो एडमिट करते हैं डिपार्टमेंट में। और ऑप्शन डी इज डाइटरी डिपार्टमेंट। तो क्योंकि फूड सर्विस की बात की जा रही है तो वो डाइट ही मेंटेन करेंगे। तो 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन इज डी डाइटरी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Dash must be located in a place where there is easy accessibility for OP and IP clients. Dash must be located in a place. कौन सा डिपार्टमेंट ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे आसानी से ओपी और आईपी क्लाइंट्स मिल सकते हैं। सो ऑप्शन ए है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी इज फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी इज फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, एंड ऑप्शन डी इज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। सो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मैंने पहले भी बताया कि रेडियोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो रेडियो एक्सेस करते हैं, मतलब जो भी अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन जितने भी टेक्नोलॉजीज होते हैं रेडियो टेक्नोलॉजीज वो यूज़ करते हैं, वो वाले डिपार्टमेंट। फिर बी जो होता है फार्मेसी डिपार्टमेंट, मतलब ये मेडिकल डिपार्टमेंट होता है। और ऑप्शन सी है फिजिकल मेडिसिन। फिजिकल मेडिसिन मतलब जो कि और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जो रिहैब के लिए जो भी डिपार्टमेंट जो कि रिहैबिलिटेशन में काम करते हैं, फिजिकल मेडिसिन में काम करते हैं, वो आते हैं। और ऑप्शन डी इज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि पैथो लैब्स वाले होते हैं वो होते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहाँ से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं आउट पेशेंट के लिए या फिर इन पेशेंट के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेडियोलॉजी। हम डायरेक्ट हमें पता चल सकता है कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, इजी एसेसिबिलिटी है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अब देखिए फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी, वहाँ पे हम मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे। सी ये रिहैबिलिटेशन टीम है सारा, और डी इज पैथोलॉजी, वो बाद में पता चलेगा जो भी हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ही दिया है कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हम जाके इजी एसेसिबिलिटी हो जाएगी आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्लाइंट्स के लिए, मतलब जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका फट एकदम ईजिली कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं कि उन प्रॉब्लम क्या है, तो वो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन इज ए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which department has the responsibility for selecting, purchasing, compounding, storing and dispensing all drugs and medications? कौन से डिपार्टमेंट, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ड्रग्स को सेलेक्ट करते हैं। ड्रग्स वो होते हैं जो हम एक मेडिसिन में, ड्रग्स आर यूज्ड इन मेडिसिन, एक केमिकल सब्सटेंस है।
सो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ड्रग्स को सेलेक्ट करना और उसको खरीदना, उसको कंपाउंड में बनाना, स्टोर करना और मेडिकेशंस प्रोवाइड करना? ऑप्शन ए इज फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट उसको कहते हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी इज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पहले भी मैंने बताया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है। ऑप्शन सी इज फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जो रिहैबिलिटेशन में यूज़ करते हैं, मतलब रिहैबिलिटेशन वाले डिपार्टमेंट। और ऑप्शन डी इज हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं। तो इसमें ड्रग्स की मेडिकेशन, सिलेक्शन और स्टोरिंग की बात हो रही है। तो मैंने बताया फार्मेसी डिपार्टमेंट का दवाइयाँ बनाना, दवाइयाँ स्टोर करना और मेडिकेशन प्रोवाइड करना, यही काम होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए फार्मेसी डिपार्टमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फार्मेसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, St. Stephen's Hospital at Delhi was first one to begin training the Indian girls as a nurse. दिल्ली में सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल है, उन्होंने पहली बार गर्ल्स एज अ इंडियन गर्ल्स नर्स को ट्रेनिंग वहाँ पे देना शुरू किया। वो किस सन में देना शुरू किया? इसको तो ये सारे लर्निंग वाले क्वेश्चन हैं। ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1860 एंड ऑप्शन डी इज 1967। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1867। 19 का करेक्ट ऑप्शन इज 1867 में सेंट स्टेफेंस हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने पहली बार इंडियन गर्ल को एज अ नर्स ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स वही होते हैं ना जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, एक हेल्थ सेंटर्ड केयर होती है। उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल हो सकता है? ऑप्शन ए क्लिनिशियन रोल और डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन डी एजुकेटर रोल, ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी मैनेजरियल रोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एक नर्स की कम्युनिटी, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ऑप्शन ए वो क्लिनिशियन रोल भी होता है उनका, वो पेशेंट की केयर भी करती हैं, डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती हैं। ऑप्शन बी एजुकेटर रोल, वो एक उस कम्युनिटी की हेल्थ केयर नर्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एजुकेट भी करती हैं चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में। ऑप्शन सी जो होता है मैनेजरियल रोल होता है, एक मैनेज कर सकते हैं, मैनेजरियल रोल होता है। और डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स में मैंने बताया पेशेंट को देखना, क्लिनिकल प्रोवाइड करना, उनको सबको एजुकेट करना एक कम्युनिटी को, और एक मैनेज करना, ये एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ऊपर के जितने भी रोल्स हैं सारे ही कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर परक्यूटेनियस transluminal coronary angioplasticity PTCA. The nurse knows that a PTCA is. अब नर्स को क्या पता होता है? जो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, ये एक एंजियोप्लास्टिसिटी में आता है। ये हार्ट सर्जरी होती है, ये प्लास्टिसिटी होती है। तो नर्स को PTCA के बारे में क्या पता है? सर्जिकल रिपेयर ऑफ डिजीज कोरोनरी आर्टरी। क्या नर्स को ये पता है कि PTCA एक कोरोनरी आर्टरी में जब प्रॉब्लम हो जाती है उसको रिपेयर करना? ये ऑप्शन बी प्लेसमेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियो डिफिब्रिलेटर प्रोसीजर दैट, ऑप्शन बी प्लेसमेंट ऑफ, क्या नर्सेस को ये पता है कि ये PTCA एक ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियक डिफिब्रिलेटर है?
डिफिब्रिलेटर मतलब जो कि वेसल्स होती हैं उसको डिफिब्रिलेट करना, फिब्रोसिस से फ्री करना, ये ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है। या फिर सी, प्रोसीजर दैट कंप्रेसेस प्लेग अगेंस्ट द वॉल ऑफ डिजीज कोरोनरी आर्टरी टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। क्या नर्सेस को ये पता है कि पीटीसीए एक टाइप का प्रोसीजर है जो कि हम परफॉर्म करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ब्लड फ्लो आसानी से हो पाए। एंड ऑप्शन डी इज नॉन इन्वेसिव रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट। क्या पीटीसीए एक नॉन इन्वेसिव एक टाइप का रेडियोग्राफी, मतलब क्या ये कोई रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन है हार्ट का? तो क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि हार्ट मस्कुलेचर को ब्लड फ्लो कराती है, तो ब्लड प्रोवाइड करती है, ब्लड देती है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर क्लाइंट का पीटीसीए होने वाला है, शेड्यूल आ गया है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्लास्टी, तो नर्स को इसके बारे में क्या पता है? ये एक टाइप का कोरोनरी आर्टरी कंप्रेसर है जो कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो नर्स को ये पता है कि पीटीसीए एक प्रोसीजर है जो कि हम उनको देते हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होती है, ताकि ब्लड फ्लो जो है इम्प्रूव हो सके। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी is correct answer. Procedure that compresses plaque against the wall of disease coronary artery to improve blood flow. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the following committees for health planning in India is known as Committee on Multipurpose Workers under Health and Family Planning? तो बहुत सारी कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग होती है इंडिया में, बहुत सारे कमेटी होती है, पर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए कम्युनिटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, जो कि हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में ऐसे कौन सी कम्युनिटी आती है? बोहर कम्युनिटी या मुडेलर कम्युनिटी या फिर करतार सिंह कम्युनिटी या फिर डी श्रीवास्तव कम्युनिटी? तो क्योंकि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की बात की गई है, तो उस हिसाब से 22 का करेक्ट ऑप्शन है सी, करतार सिंह कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. In hospitals, which one of the following technology is used for detecting physical, chemical, biological signals and provides a way of measuring and recording? कौन सी ऐसी हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल सिग्नल्स के लिए, जो हमें मतलब बॉडी में अगर कुछ भी हमें रिकॉर्ड करना है तो हमारी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है? तो ऑप्शन ए सेंसर, बी सिग्नल ट्रांसड्यूसर, सी माइक्रोमैकेनिक्स एंड डी इज एक्टिवेटर। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिग्नल्स जो वो प्रोवाइड करती है वो एक सेंसर की वजह से प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ए, सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है which one of the following health program has an objective to establish a decentralized integrated leprosy service which ensured earlier detection and complete treatment of leprosy? leprosy एक स्किन डिजीज है, इसके लिए एक हेल्थ प्रोग्राम चलता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हेल्थ प्रोग्राम है जो कि एक लेप्रोसी सर्विस के लिए कंप्लीट डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? ऑप्शन ए हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हेल्थ, वो नॉर्मल नेशनल हेल्थ मिशन के लिए होता है ये जो प्रोग्राम है। ऑप्शन बी ये एक टीवी प्रोग्राम है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन सी ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है और ऑप्शन डी नेशनल लेप्रोसी। तो क्योंकि क्वेश्चन में लेप्रोसी पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी हेल्थ प्रोग्राम है जो कि लेप्रोसी को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है डी, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है अ पैसेंजर हैज़ बीन स्टंग बाय अ हनी बी, द स्टिंगर इज स्टिल अंडर द स्किन एंड need to be removed to prevent anaphylactic shock. What do you do next? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर पैसेंजर मतलब कोई पैसेंजर है जिसको हनी बी ने काट दिया, हनी बी ने डंग मार दिया, तो उसका जो डंग है वो अभी भी स्किन में लगा हुआ है। वो जो डंक है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। तो एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है वो हम देखेंगे। एनाफिलेक्टिक शॉक एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसके मतलब किसी भी कोई भी जैसे इंसेक्ट्स है जिसके स्टिंग्स के वजह से, जैसे डंग मारने की वजह से ही एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन, जैसे जब भी हनी बी स्टिंग मारती है तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाता है, वो एनाफिलेक्टिक शॉक के अंडर ही आता है। हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, रिमूव द स्टिंगर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्टराइल ट्वीज़र। क्या भी स्टेराइल मतलब होता है जो भी स्टेरिलाइजेशन, एक कोई भी ट्वीज़र लिया, ट्वीज़र मतलब एक चिमटे जैसा होता है जो कि स्टेरिलाइज कर लिया। स्टेरिलाइज मतलब उसको डिसइंफेक्ट कर लिया, इन्फेक्शन से हटा दिया उसको। क्या हम उससे स्टिंग को रिमूव करेंगे? स्टिंग मतलब जो उसका डंक स्किन में है अभी भी। ऑप्शन बी, रिमूव द स्टिंगर यूजिंग पिन। क्या हम पिन से निकालेंगे? या फिर ऑप्शन सी, यूज़ अ नाइफ टू स्क्रैप इट आउट। हम किससे यूज़ करेंगे? क्या हम नी को उसको काट के निकालेंगे, स्क्रैप करके निकालेंगे, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि ऑलरेडी हमें उसको निकालना है ताकि एनाफिलेक्टिक शॉक ना हो जाए, एक सीवियर इन्फ्लेमेशन ना हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसके लिए हमें वो डंग निकालना है। पर हम उसके साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको निकालने के लिए, उससे इन्फेक्शन और ना फैल जाए। तो ऑप्शन ए, रिमूव द स्टिंगर यूजिंग पेयर ऑफ स्टेराइल ट्वीज़र। तो हम स्टेरिलाइजेशन कर देंगे ट्वीज़र का, मतलब हम उसको डिसइंफेक्ट करके, जितने भी मतलब हम जो भी ट्वीज़र यूज़ कर रहे हैं वो उसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होने चाहिए, वरना वो और इन्फेक्शन प्रोवाइड कर। तो हम ट्वीज़र को यूज़ करेंगे स्टिंग निकालने के, चिमटे जैसा होता है उसको डंग निकालने के लिए यूज़ करेंगे, ना कि हम पिन या फिर नाइफ को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ए, रिमूव दिस स्टिंगर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्टेराइल ट्वीज़र। यहाँ पे हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड ख़त्म होता है, उम्मीद सीरीज़ के क्वेश्चंस। थैंक यू।